गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें भी हमने काफ़ी कुछ क्लियर भी कर लिया था। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि क्या होता है। थोड़ा आज हम फिर से रिकॉल करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो हम पढ़ेंगे वो होगा डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड उसके बाद में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये हम सब समझते चलेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है। फुल्ली कंसंट्रेट होके माइंड को एक जगह स्टेबल करना है इन फ्रंट ऑफ माय वीडियो एंड लिसन माय एवरी टॉक एवरीथिंग, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, अच्छे से सुनिए, एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिए, एवरी वर्ड को आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। कुछ गलत वर्ड बोलने हैं उनको मत वॉच करना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल जो पढ़ा था व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, यानी पिछले सेशन में हमने डीएनए को समझ लिया है, डीएनए को पढ़ लिया है कि डीएनए क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन एंड स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, टुडे माई हेल्थ कंडीशन इज़ नॉट टू गुड, देन सम प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, थोड़ा इंटरप्शन रहेगा, बट आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेगा ये आपका, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में ओवर कर दूंगा मैं, जितना हो गया उतना पढ़ा दूंगा, ओके। बाकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे आपका जो है कंटिन्यू में रहेगा। तो यहाँ पे हमने डीएनए, अबाउट डीएनए हमने समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, जिसमें जो वेरियस आपके कंपोनेंट्स हैं, जो वेरियस आपके एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स मेन होते हैं, उनको भी मैंने बताया था, ठीक है। इस पे भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद में जो है ये भी डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने जो है क्या समझा था, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने न्यूक्लियोटाइड को समझा था, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, व्हाट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाउ टू पेयर, ठीक है, कैसे पेयर करते हैं, बेस पेयर कैसे पेयर होते हैं, ये भी हमने सब लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेस, सम बेस आर प्यूरिन्स एंड सम पिरिमिडीन। पिरिमिडीन बेस आपके जो हैं 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका यूरेसिल ओनली फाउंड इन आरएनए एंड थायमिन ओनली फाउंड इन डीएनए, बट साइटोसिन फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। एंड प्यूरिन बेस जो होते हैं दैट इज़ 2 टाइप, एडेनिन एंड गुआनिन, ये दोनों में पाए जाते हैं, आरएनए में भी और डीएनए में भी, ठीक है। ये थोड़ा और स्ट्रक्चर दिया गया इनका है, ठीक है। सब पूरा स्ट्रक्चर था, थोड़ा हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड डिटरमाइंड इट्स स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ डीएनए भी चारगॉफ रूल। फिर साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था जिसे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, उसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, तो बात हो रही थी यहाँ पे डबल हेलिक्स जो मॉडल था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था डीएनए का, उसके बारे में। तो जब डबल हेलिक्स है तो यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी, दोनों क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है। और मेन जो बैकबोन होता है दैट इज़ द शुगर एंड फास्फेट, शुगर और फास्फेट का बैकबोन होता है, और उस पर जो है बेस पेयर लगे रहते हैं। बेस पेयर का जो अरेंजिंग का जो होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो आपका समझ लीजिए एडेनिन आल्सो ज्वाइंड विद थायमिन, ठीक है। एडेनिन किसके साथ ज्वाइन करेगा, थायमिन के साथ, अगर डीएनए है, और आरएनए में यही यूरेसिल के साथ ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। एंड गुआनिन आल्सो ज्वाइंट विद साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन जो होते हैं ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनते हैं तब ये एक दूसरे से कंबाइन होती हैं। और भी याद रखिएगा, आल्सो प्यूरिन अपोजिट टू पिरिमिडीन, एक अगर प्यूरिन बेस है तो दूसरा पिरिमिडीन बेस होगा, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द प्लेस ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, यानी एक बेस पेयर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, ऐसे रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक।
दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं जिससे इनको जो है स्टेबिलिटी मिल जाती है और मजबूती से जुड़ जाते हैं। द हेलिक्स इज राइट हैंडेड, जो हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड होता है, और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन वन जो आपकी वन बेस पेयर टू अनदर बेस पेयर जो होती है वो 0.34 nm होती है एडजेसेंट टू बेस पेयर, और आपका जो है ये 3.4 बेस पेयर 3.4 nm नैनो माइक्रोन, ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नॉट माइक्रोन, या फिर बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्राम। ओके, ठीक है, ये आपका जो है रहता है, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपका थायमिन और एडेनिन के बीच में एक बॉन्डिंग दिखाई गई है कि देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है भी, उस पेन ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके बीच है, एडेनिन और थायमिन के बीच में है। ऐसे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देखिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग रहती है। इसके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो शुगर और फास्फेट के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, और जो शुगर और बेस पेयर के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा एक और अच्छा सा स्ट्रक्चर है, इसको भी समझिए। हाँ बेटा, तो यहाँ देखिएगा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये आपका शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, ये शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर होती है। डीएनए का स्ट्रक्चर है डीऑक्सी जो होगी वो शुगर होगी, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसे हम बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड PDB, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये शुगर और ये बेस पेयर के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि देखिए नाइट्रोजन और इधर आपका जो है कार्बन, इसके बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जहाँ भी ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन जरूर होगा, नाइट्रोजन इज़ मस्ट फॉर बॉन्डिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखना है, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ जो यहाँ बीच में होगा, जो आपका दो बेस पेयर के बीच में होगा, दो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस पेयर के बीच में होगा, एक प्यूरिन होगा तो दूसरा पिरिमिडीन होगा। इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये ए और टी यानी कि एडेनिन जो कि आपका कौन सा है, प्यूरिन है, ठीक है, और थायमिन पिरिमिडीन बेस पेयर है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होती है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 3 बॉन्ड बनते हैं। तो ये हमें याद रखना है। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर होती है, जो अभी आपने समझा था, ठीक है। तो वही है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ जो है डीएनए का थोड़ा और हाईली मॉडिफाई करके दिखा गया है कि ये आपका शुगर फास्फेट और ये बैकबोन बनाएगा, ये आपके बेस जो हैं, ठीक है, ये लगे रहते हैं, ये शुगर फास्फेट का बैकबोन है। यहाँ पे देखिए ये 5 इंड हो जाएगा तो इसके अपोजिट में 3 इंड होगा, और ऐसे ही नीचे जो 3 इंड वाली स्ट्रैंड होगी उसका वो 5 जाएगा और 5 वाले का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट स्ट्रैंड में रहते हैं, ठीक है बेटा, ऊपर भी अपोजिट और एक दूसरे की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो भी अपोजिट में जाके इंड होती हैं, ठीक है, 5 to 3, 3 to 5। ओके, ये है, ये आपका और भी अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको और अच्छे से देख के समझिएगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल समझिए कैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे बेस पेयर जुड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ये AT है, ये CG है, TA है, ठीक है, CG है, तो ये C इधर होगा, G उधर होगा, G उधर होगा, C उधर होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या T इधर होगा तो A इधर, ऐसा कुछ नहीं है। या एक AT होगा उसके बाद 2 CG होंगे, या एक के बाद अल्टरनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंसिंग में चेंज हो सकता है, बट इट फॉलो चारगाफ रूल। ये पूरा चारगाफ रूल को फॉलो करेगा। चारगाफ रूल क्या है मैंने बता दिया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। A + T = C + G, यानी A + T = C + G, यानी 50
50% A+T होंगे और 50% C+G होंगे। A=T, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन के होंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, ये याद रखना है, ये फॉलो होगा। बट ये नहीं है कि एक स्ट्रैंड अगर आपकी जो है, एक जो आपकी हेलिक्स है दिखाई गई है, ठीक है, एक जो ग्रुप आपका यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, तो इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर जो है टोटल 10 होते हैं, ठीक है। टोटल जो पेयरिंग होती है वो आपके बेस पेयर मॉलिक्यूल यानी ए एक पेयर हो गया, तो टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि उसमें 5A-T होंगे और 5C और G होंगे, ठीक है, वो टोटल की बात रहेगी। टोटल जो DNA होगा उसमें आपका जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं वो A+T=C+G होते हैं, ठीक है। एक और अच्छा सा स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम गूगल मीट पे क्लास लेंगे आपकी, ठीक है। गूगल मीट पे जब क्लास लेंगे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, चाहे वो डबल हेलिक्स हो या सिंपल जो आपका हो, ठीक है। अगर कोई भी टर्म नहीं समझ में आएगा तो उसको भी पूछ लेंगे, डाउट लेके रखेंगे आप लोग, ठीक है, इन गूगल मीट क्लास, ठीक है, ऑन फ्राइडे को, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डॉग्मा बता दिया था। सेंट्रल डॉग्मा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहला तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा, ठीक है, जिसमें RNA बनेगा, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा जिसमें DNA टू DNA बनेगा, यानी 2 DNA मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 DNA आपके बनेंगे, एक DNA से दूसरा DNA होगा, DNA कॉपिंग होगी, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसे हम DNA टू RNA बोलते हैं, ठीक है, RNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। जो DNA हेलिक्स होता है, जो अभी हमने DNA पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, यानी वो क्रोमोसोम में किस टाइप से पैकेजिंग होगी उसकी, ठीक है, क्या कैसे पैकेज बनाएगा, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ DNA में पढ़ेंगे, देयर इज़ अ 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पर सेल इन द मैमल्स। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर एक सेल में। एक सेल के DNA में जो बेस पेयर का नंबर होता है वो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। अब देखिए लेंथ अगर हमें इसकी निकालनी है तो आपको पता है एक बेस पेयर व दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर होती है। तो अगर हम इसकी पूरा जितने भी आपके बेस पेयर यहाँ पे हैं, ठीक है, पर सेल में जितने भी बेस पेयर होते हैं इनका अगर हम निकालें, टोटल डिस्टेंस निकाल लें, एक के बीच की कितनी है, 0.34 है, तो टोटल जो लेंथ होगी DNA की वो कितनी होगी आपकी, 2.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एक सेल में जो DNA की लेंथ होती है वो अबाउट 2 मीटर होती है। 2 मीटर ऑफ DNA इज़ टू लार्ज टू बी अकोमोडेट इन द न्यूक्लियस विद डायमेंशन ऑफ 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, और उसमें DNA कितना बड़ा है, 2 मीटर है। तो उसकी पैकेजिंग भी तो करनी होगी, उसको अरेंज करना होगा, ठीक है। आपके घर में कुछ रखना है, कमरे में कुछ रखना है, कमरा छोटा है, ठीक है, और जो मटेरियल आप उसमें रख रहे पुट कर रहे हो बड़ा है, तो क्या करेंगे आप उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, आप उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। कपड़े ही आप जो है रखते हो, सूटकेस में कपड़े रखते हो, तो क्या होता है, ऐसे ही आप भर दो उठा के, ठीक है, भर जाएंगे क्या, नहीं, कम आएंगे। तो उनको क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है, उनकी पैकेजिंग करनी होती है अच्छे से। तो वही पैकेजिंग करनी, क्योंकि DNA की लेंथ होती है 2 मीटर और साइज़ जो होता है न्यूक्लियस का इट इज टू स्मॉल, ठीक है। तो इसमें पैकेजिंग के लिए हमें जो करना है, जो मेथड यूज़ करना है वो क्या होता है, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कोई ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, एस्चेरिचिया कोलाई में दिया गया है। प्रोकैरियोट में क्या होती है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड रहता है, पूरे में जो है ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इट इज़ द रीज़न वेयर DNA बीइंग निगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट मोइटी, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट पे क्या होता है, PO4- पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, PO4 ट्रिपल माइनस, ठीक है, ट्रिपल माइनस होता है, तो ये माइनस चार्ज जो आता है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से इट एसोसिएटेड विद प्रोटीन दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। और जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन क्या होती हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो ये एक दूसरे से जो है अटैच रहती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ DNA इन यूकैरियोट्स, अब ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यूकैरियोट इंपॉर्टेंट है, और यूकैरियोट में आपको जो है अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है।
हाँ, तो बात हो रही है पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो मेन रोल रिस्पॉन्सिबल है, जिसका जो मेन रोल प्ले करता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। अभी आपको बताया है जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दैट इज़ निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से उस पर ब्रैप कर जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए होता है वो ब्रैप करता है और वहीं पे ब्रैपिंग हो जाती है। हिस्टोन जो होती है प्रोटीन, ये ऑक्टामर यूनिट होता है, 8 यूनिट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसको भी समझेंगे। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक एमिनो एसिड से पूरी तरह से जो है कम्प्लीटली फिल होती है। इसमें लाइसिन होता है, अर्जिनिन होता है, दैट गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज। अभी हम जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोड के बाद में देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन जो है किस टाइप का जो है वो बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। किस बेस पेयर जो आपके जो मिल रहे हैं जेनेटिक कोड में, ठीक है, वो किस टाइप से जो है लाइसिन, अर्जिनिन और इस टाइप से जो आपकी मेन जो हैं जो आपके एमिनो एसिड्स हैं वो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो हिस्टोन कैसा है? ऑक्टामर यूनिट है, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, 8 मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ब्रैप अराउंड हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। याद रखेंगे न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इट इज ए स्ट्रक्चर व्हेन डीएनए wrapped around हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो ऑक्टामर मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ जब रैपिंग हो जाएगी डीएनए की तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोला जाता है बेटा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। वन न्यूक्लियोसोम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उस पर लगभग 200 बेस पेयर होते हैं, बेकार हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं, ठीक है। वो तो रैपिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमैटिन रिजेंबल्स बीड प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्या बीड प्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम पे, ऐसे गोल गोल से होते हैं। तो ये बीड जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, बीड जैसा स्ट्रक्चर, मूंगे जैसा। जैसे आप माला पहनते हो तो माले में बीच बीच में जो बीड्स होते हैं और थ्रेड होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ठीक है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन आर फर्दर पैकेज टू form chromatin fibers which further coil and condense to form, ठीक है, क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के ड्यूरिंग आपको देखने को मिलेगा इन फर्स्ट ईयर, आपने पढ़ा था क्लास 11 में, सेल डिवीज़न में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती है दैट इज़ क्या है? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड टू पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, ठीक है। जो पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। एक देखिए अच्छा सा हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर यूनिट है, ठीक है। हिस्टोन यहाँ H1 और आपकी जितनी भी हैं H2, H1 आपकी जो है बिल्कुल साइड में यहाँ रहेगी। जो दोनों यूनिट, एक ये अंदर जा रही है, एक ये बाहर डीएनए की जो है डीएनए की ब्रैपिंग जो है निकल रही है, हेलिक्स से है, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। ये ब्रैप हुआ है यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4। ये आपकी 4 टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, सभी के 2-2 यूनिट होते हैं। ये 4 और नीचे भी इस तरह से 4, ठीक है, 4 4 8 होते हैं। और ये जो होता है ये लिंकर डीएनए, ठीक है, लिंकर डीएनए बोला जाता है क्योंकि ये लिंक कर रहा है स्टोन प्रोटीन से। ये H1 है, H1 इन दोनों को जो है जो इनमें जाएगा स्ट्रैंड और बाहर जो डीएनए आएगा इसको बांधेंगी, बाइंड करेंगी, ठीक है। ये देखिएगा और प्यारा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको भी अच्छे से समझना है हमें। देखिए पूरी जो पैकेजिंग बताई गई है कि किस टाइप से पैकेजिंग हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। जब वीडियो सेशन होगा हमारा गूगल मीट पे तो हम उस दिन पूछ लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा जो है हमने वीडियो ऑफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ कुछ बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा नेक पेन और शोल्डर पेन है तो उसकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दी है। मैं थोड़ा कंफर्ट होकर पढ़ाना चाह रहा था इसीलिए, क्योंकि जो अटेंशन है पूरी तरह से वो नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो हमें पढ़ना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से सुनते रहिएगा और बाकी जो डिस्कशन होगा वो हम गूगल मीट के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है और डीएनए के स्ट्रक्चर में जैसे ही हेलिक्स आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वो कैसे ब्रैप होगा, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन पे देखिए ब्रैपिंग दिखाई गई है,
यहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन पे दिखाई गई है। और इस रैपिंग को जो स्ट्रैंड आ रहा है इधर जा रहा है, इसको जो लिंक करेगा, जो लिंकर डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड रहता है। ठीक है, इसको हिस्टोन प्रोटीन जो है बाइंड करती रहती है। ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, अगर शुरुआत से देखते हैं तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है। एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमैटिन इज डबल स्ट्रैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड देखिए, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये सेकेंड वाला पॉइंट। क्या डीएनए जब जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ये न्यूक्लियोसोम हो गया। थर्ड देखिएगा, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, कितनी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं, अभी आपने पढ़ा था कौन कौन सी होंगी, H2A, H2B, H3 और H4। इन सभी के दो दो यूनिट होंगे। ऑल हैव 2 यूनिट्स इन 1 ऑक्टोमर यूनिट ऑफ हिस्टोन। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जो आपका लिंकर डीएनए होगा, जो डीएनए बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसको लिंक करने के लिए, जिससे रैपिंग खुल ना जाए, ठीक है, उसको भी तो बाइंड करना होगा। तो उसको बाइंड करने के लिए H1 जो होती है, हिस्टोन का जो प्रोटीन का H1 होता है मॉलिक्यूल, वो बाइंड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड व्हिच द डीएनए रैप्स 1.65 टाइम। ठीक है, कितने टाइम रैप होता है, 1.65 टाइम जो है रैप होता है। फोर्थ पे आते हैं बेटा, समझते हैं फोर्थ को। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं, आपको भी दिखना चाहिए तभी समझ में आएगा। एक एक चीज़ देखो अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल आप ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अभी से एक एक चीज़ मेरे साथ में पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, सो वॉच द वीडियो विद फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, फुल्ली कंसंट्रेट होके वीडियो को वॉच करिए, देखिए, समझिए। ठीक है, फोर्थ पे देखिएगा, आ क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमेटोसोम होगा, कंसिस्ट ऑफ आ न्यूक्लियोसोम प्लस हिस्टोन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन S1 है। ठीक है, 5 पे देखिए, द न्यूक्लियोसोम फोल्डेड अप टू प्रोड्यूस आ 30 nm फाइबर। न्यूक्लियोसोम जो होता है, यहाँ देखिए बहुत सारे ये सब न्यूक्लियोसोम दिखाए गए हैं, फोल्ड होते रहते हैं। ठीक है, गोल गोल से फोल्ड अप प्रोड्यूस आ 30 nm फाइबर। 30 nm फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, इतनी थिकनेस हो जाती है उसकी। ठीक है, ये पैकेजिंग पूरी दिखाई जा रही है, जबकि 11 nm का जो है वो हिस्टोन प्रोटीन का विड्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, दैट फॉर्म्स लूप एवरेज 300 नैनोमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये जो आपकी जो लेंथ होती है इसकी कितनी हो जाती है, 300 नैनोमीटर हो जाती है। उसके बाद में आपका जो है 250 nm वाइड फाइबर्स जो है जुड़ते हैं इस तरह से। और ये देखिए लास्ट में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, यानी इसी तरह से ब्रैपिंग होके जो है क्रोमोसोम बन जाता है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें आपका जो डीएनए है वो कितना, 2.2 मीटर जो लेंथ होती है उसकी लगभग रहती है। ओके, इट इज़ द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये भी पैकेजिंग ऑफ डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, वही चीज़ है सब। ठीक है, सब वही बताया गया है किस तरह से जो है 14 नैनोमीटर जो है 1400 नैनोमीटर को ये गेन करेगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्रोमेटिन टाइप, अभी आप बात हो रही थी कि क्रोमेटिन बनते हैं। क्रोमेटिन क्या है, लाइट स्टैंड और डार्क स्टैंड होते हैं, दो टाइप के होते हैं। लाइट स्टैंड आपके क्या होते हैं, जो लाइटली स्टैंड होते हैं, द लूजली क्वाइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, जो लूजली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते, लूजली क्वाइल्ड रीजन्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो लाइट होते हैं, लाइट स्टैंड होते हैं, क्योंकि वहाँ जब दूर दूर पे क्वाइलिंग होगी ऐसे 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 ऐसे, तो वहाँ पे थोड़ा वो लाइट दिखेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। बट हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं डार्क स्टैंड होते हैं, टाइटली कॉइल्ड रीजन ऑफ द क्रोमेटिन होता है, और ये इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली। यानी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये
हेट्रोक्रोमैटिन में नहीं, जो हेट्रोक्रोमैटिन जो पार्ट होता है वो क्रोमैटिन का पार्टिसिपेट नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? यूक्रोमैटिन, यानी कि जो ब्रैप नहीं है हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है, जो ब्रैपिंग कम किया है, जो ब्रैपिंग में नहीं है, वो आपका पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, और जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ब्रैप कर लिया है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पता होना चाहिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अभी से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले प्रूफ किया था दैट इज़ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी पे, जो है स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया था उस पर एक्सपेरिमेंट किया और यह बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ डीएनए। ठीक है, वो डीएनए ही है। ये इन्होंने जो है डिस्कवर किया, बताया और पता लगाया। इसका कैसे लगाया? इन्होंने न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था इसके दो स्ट्रेन लिए, एक रफ स्ट्रेन और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन को इन्होंने आर स्ट्रेन नाम दिया और स्मूथ स्ट्रेन को यस स्ट्रेन नाम दिया। ठीक है। द फ्रेडरिक ग्रिफिथ गिव्स टू टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, रफ स्ट्रेन एंड यस स्ट्रेन। दो टाइप को उन्हें स्ट्रेन करवाया। स्ट्रेन करवाने के बाद दोनों की अलग अलग पेट्री डिश ली जिनमें उन्हें कल्चर कराया। कल्चर प्लेट में एक रफ स्ट्रेन थी और एक यस स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन थी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो पता ही है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी पे करवाया था। ठीक है। अब क्या उन्होंने देखे, यस स्ट्रेन क्या करती है, प्रोड्यूस अ स्मूथ कॉलोनी ऑन कल्चर प्लेट। ठीक है, स्मूथ कॉलोनी बनाती है। रफ स्ट्रेन वाली जो होती है वो रफ बनाती है कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी रफली होती है। प्रोड्यूस अ पॉलीसैकेराइड कोट, जो स्मूथ स्ट्रेन होती हैं इनके ऊपर जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन होती है आउटर, इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की कोट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जबकि वाइल एज इन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया द पॉलीसैकेराइड कोट इज़ अब्सेंट। यहाँ पॉलीसैकेराइड कोट जो थी ये अब्सेंट थी, यानी ये वाली कोट पॉलीसैकेराइड की नहीं थी। देखा क्या कि जो स्मूथ स्ट्रेन थी जिनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोट थी वो वायरुलेंट टाइप की थी। वायरुलेंट मीन्स वो डिजीज़ काज कर रही थी। ठीक है, वो डिजीज़ काज कर रही थी, न्यूमोनिया डिजीज़ को वो कॉज कर रही थी। बट जो रफली स्ट्रेन थी, जो आर स्ट्रेन थी, वो डिजीज़ को काज नहीं कर रही थी, उनमें डिजीज़ नहीं हो रही थी, वो नॉन वायरुलेंट टाइप की थी। ठीक है। फिर जो नॉन वायरुलेंट था, सुनिएगा बेटा, ये देखिए, जो नॉन वायरुलेंट यानी रफ स्ट्रेन, जो रफ स्ट्रेन था उसको उन्होंने इंजेक्ट कराया एक माइस में। एक चूहा लिया, माउस लिया और माउस में उसको इंजेक्ट करा दिया। जब इंजेक्ट कराया देखा कि जिंदा वो है। ठीक है, नॉन वायरुलेंट टाइप की थी तो उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, न्यूमोनिया उसको हुआ ही नहीं। जब नहीं न्यूमोनिया हुआ तो वो लाइव करता रहा। ठीक है, जिंदा ही रहा। उसके बाद जो स्मूथ स्ट्रेन था यानी जो वायरुलेंट टाइप का था वो जब इंटर कराया तो देखा कि वो डाई हो गया। ठीक है, ये देखो लुढ़क गया। ठीक है, माउस डाइज एंड देन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन था यही वाला। ठीक है, इसको क्या किया, हीट किल्ड कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, जब हीट कर दिया तो देखा, हीट करने के बाद फिर से इंजेक्ट कराया तो देखा माउस लाइव था। ठीक है, चूहा नहीं मरा क्योंकि हीट किल्ड। स्मूथ स्ट्रेन जो थी, जो पॉलीसैकेराइड की कोट थी, वो हीट में क्या हुई, डिज़ोल्व हो गई, किल्ड हो गया। जो ऊपर की स्मूथ जो ऊपर मेम्ब्रेन थी वो डैमेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट रफ स्ट्रेन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, क्या लिया अब कि एक रफ स्ट्रेन वाला लिया और दूसरा जो था स्मूथ स्ट्रेन वाला लिया। ठीक है, फिर लगाया तो देखा कि चूहा जो था वो डेड हो गया। इट मीन्स क्या है, समझिएगा बेटा। देखिए क्या है आया यहाँ पे, कंक्लूज़न क्या आया कि यहाँ पे जो रफ स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, वो क्या है, वही कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉज कर रहा था। ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो
ही ट्रांसफ़र हो रहा है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यही तो हमें पढ़ना था। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। आता है, पूछा जाता है हु गिव्स द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये हाँ, कुछ देखिए जो कंक्लूजन निकलता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ, लाइव और स्ट्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड यस स्ट्रेन शुड नॉट हैव किल्ड द माउस। क्या लिखा? लाइव और स्ट्रेन, ठीक है, जो लास्ट वाली थी, इन प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड यस स्ट्रेन, ठीक है, शुड नॉट हैव किल्ड द माउस, समहाउ द बैक्टीरिया प्रोड्यूस वायरुलेंस, वायरुलेंस प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज बिकॉज समहाउ द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर ट्रांसफर्ड, दो आर रफ जो वाले थे वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्या? ट्रांसफॉर्म्ड बाई हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, वो हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे उसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे थे। द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल को ही ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, ये है, क्योंकि यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वही ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो माइस था वो डाई हो जा रहा था, ठीक है। क्या किया कि इनका वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो इन्होंने यूज़ कर लिया और यूज़ करके जो है इस चूहे को जो है मार दिया, ठीक। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जो माउस पे था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर ये सबसे पहले किसने दिया था? एवरी मैक्लियॉड एंड मैकॉर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 साइंटिस्ट थे आपके, एवरी मैक्लियॉड एंड मैकॉर्टी, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफरिंग मटेरियल का दिया। यानी जो ग्रिफिथ ने बताया कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है मटेरियल, कुछ ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वन जनरेशन टू नेक्स्ट या वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन, जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये क्या है? ये इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये किसने दिया था? एवरी मैक्लियॉड एंड मैकॉर्टी ने दिया था, ठीक है। ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल्स इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दे ट्राइड ट्रांसफॉर्मिंग द और सेल्स, ठीक है, रफ सेल्स, स्मूथ सेल्स by using biochemical protein DNA and RNA extracted from the yes cell. They conducted that DNA is the genetic material as only it could transform from the bacterial strain, ठीक है। तब इन्होंने पता लगाया कि DNA जो होता है that is the genetic material जो कि ट्रांसफ़र होता है from one generation to next generation। अब अगला जो है DNA as the genetic material, जिसे और ज़्यादा प्रूव किया है किसे? हर्से और चेस्ट ने, ठीक है। अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया है उन्होंने? बैक्टीरियो फेज पे किया है, और बैक्टीरियो फेज पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके पूरा जो है बताया है, ठीक है। ये हम समझेंगे किससे? ये हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से आप पढ़िएगा, मस्त रह के पढ़िएगा। कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है, मुझसे पूछेंगे, और जब गूगल मीट होगी तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, और आप लोगों को बता दूँगा। तो जितना आज बताया है उतना अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, ठीक है, गुड डे, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।